भारत आज के समय में लगभग सभी बड़े धर्म, जाति, भाषाएं और संस्कृतियों की विविधताओं को एक साथ रखने वाला देश है। भारत के पास जितनी विशालता और विविधता है वह इस देश को अपने आप में खास बनाता है। मगर इस विविधता को जिस तरह की एकता और समानता देने की बात संविधान में कही गई थी वह इस देश में लोगों को आज तक नहीं मिल पाई है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अपने लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देने की बात करता है, लेकिन इसके लिए जो कानून बनाने की जरूरत है उसके लिए संविधान देश की सरकार को बाध्य नहीं करता है। भारत की सरकारें इस कानून को लागू करने पर 76 सालों तक क्यों मौन बनी रही और किस तरह ये कानून, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम दिया जाता है, वो भारत जैसे देश के लिए जरूरी है। यह कानून आखिर क्या है और क्या भारत अभी इस कानून के लिए तैयार है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के क्राइम में दोषी साबित हो जाता है तो फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, समाज और लिंग का हो, उस पर कानूनी कार्रवाई और सजा देने के मामले में देश का अपना एक समान नियम है। इस मामले में किसी भी धर्म के ग्रंथ, वेद पुराण और बाकी किताबों के हिसाब से चलने की जरूरत देश में नहीं है। मगर इसी जगह पर अगर मामला फैमिली मैटर्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई मामला अगर पर्सनल लॉज के अंतर्गत आता है, तो उस स्थिति में भारत के लोगों के लिए अपने अपने नियम कानूनों और धार्मिक रिवाजों के हिसाब से चलने की आजादी है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और ऐसे ही अन्य मामलों में भारत के पास अपना कोई समान कानून नहीं है और इसलिए इस देश में अलग अलग धर्मों की महिलाएं, अलग अलग माइनॉरिटीज और बच्चे जिंदगी भर भेदभाव, प्रताड़ना और धार्मिक रिवाजों के जीवन जंजाल से जूझते रहते हैं, क्योंकि कानून के हाथ इस मामले में बंधे हुए हैं। भारत में अलग अलग धर्मों के लोगों के पर्सनल लॉज को समान रूप से सबके लिए एक जैसा स्पष्ट बनाने के लिए यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत देश में सभी लोगों के पर्सनल कानूनों को बिना किसी धार्मिक और अन्य भेदभाव से अलग एक समान छत के नीचे लाया जाना है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता का हक दिलाने के लिए प्रयास करने की कोशिश करने के बारे में बताया गया है। मगर ये एक नीति निर्देशक तत्व है, यानी देश की सरकार को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए 76 साल के बाद किसी भी सरकार ने देश के लोगों को सही मायनों में समानता दिलाने का प्रयास नहीं किया। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 देश में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देते हैं और इसी कॉन्ट्रडिक्शन के कारण देश में यूसीसी को लेकर कोई सर्वमान्य मसौदा तैयार नहीं हो पाया था। गोवा देश में पहला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक कानून लागू किया गया था, जिसे गोवा फैमिली लॉ भी कहा जाता है। गोवा पर पुर्तगाली शासन के दौरान यह कानून पारित किया गया था, जिसे बाद में भारत सरकार ने बदलने का प्रयास नहीं किया। यानी कि भारत में लगभग 50 से भी ज्यादा सालों से गोवा यूसीसी के अच्छे परिणामों का सबसे बड़ा उदाहरण बना हुआ है। आज दुनिया में कई अलग अलग देशों में समान नागरिक कानून लागू हो गया है और भारत में यह कानून हमेशा से ही देशव्यापी मुद्दा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत साफ करते हुए साल 2014 और 2019 में अपने मैनिफेस्टो के जरिए ये साफ कर दिया था कि इस कानून को लागू करने के पक्ष में है। हालांकि पूरे देश में यह कानून पारित नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के जरिए एक पहल जरूर हो गई है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फरवरी 2024 में यह कानून अपने राज्य में लागू कर दिया है। भारत में यह कानून अभी तक इसलिए लागू नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार इस तरह के कानून से अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के नियम कानून थोपने का प्रयास किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष शरीयत कानून को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए भी कुछ लोग गलत मान रहे हैं। भारत में क्राइम लॉज पर हमेशा से ही सभी तरह के लोगों को आईपीसी के तहत सजाओं का प्रावधान है, मगर जब बात सिविल लॉज की आती है तो सभी नियम और फैसले हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बनाए और बेहतर किए जाते हैं। साल 1835 से माना जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए अलग अलग कानून लाने का प्रयास किया गया था और अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदू और मुस्लिम धर्म कानूनों को वेस्टर्नाइज करने का प्रयास किया था। मगर बाद में समान नागरिक कानून की दौड़ से हिंदू और मुस्लिम धर्म बाहर हो गए थे, जो कुछ लोगों के अनुसार अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का परिणाम है। साल 1937 में भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू किया गया था और बाद में 50 के दशक में हिंदू धर्म के लिए भी अलग कानून व्यवस्था आ गई। कहा जाता है कि हिंदू कोड बिल पर नेहरू सरकार ने यह सोचते हुए मोहर लगाई थी कि शायद इस तरह के कानून से हिंदू लोगों की सुधरती स्थिति को देखते हुए बाकी लोग भी देश में कानून को लेकर के और राजी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लिए शरीयत कानून को छोड़ना लगभग नामुमकिन था। संविधान निर्माण के दौरान भी जब अनुच्छेद 44 और 25 से 28 की बारी है तो इन पर काफी गंभीरता से बहस हुई, जिसमें भीमराव अंबेडकर का मानना था कि देश को एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है और इस मामले में उनको कुछ बड़े नेताओं जैसे हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और एम मुंशी का समर्थन भी हासिल हुआ था।
मगर साथ में विरोध भी झेलना पड़ा, जिसकी अगुवाई 3 प्रमुख नेता कर रहे थे। कहा जाता है कि अम्बेडकर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते थे, मगर संविधान निर्माण के समय देश में चल रहे खराब हालात यानी पार्टीशन और हिंदू मुस्लिम दंगों को देखते हुए उन्होंने मानकर यूसीसी को नीति निर्देशक तत्व में रखने का फैसला किया कि अभी इस नियम कानून के लिए सही समय नहीं है और जब हालात सुधर जाएंगे तब इस कानून को जरूर लागू करना चाहिए। संविधान निर्माण और नेहरू सरकार के बाद भी इस कानून को लेकर अलग अलग तरह से बातें होती रही। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय भी इस मुद्दे पर तैयार कर ली थी और इसके बाद शाहबानो केस के फैसले और प्रक्रिया को देखते हुए भारत में यह कानून बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। शाहबानो केस में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह पर्सनल लॉ को किनारे रखकर संविधान के अनुसार शाहबानो को न्याय दिया गया था। पहले इस फैसले का स्वागत राजीव गांधी ने भी किया था, लेकिन फिर देश में मुस्लिम पक्ष के लोगों का इस फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखते हुए राजीव गांधी ने कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए एक नया नियम लाने का फैसला किया, जिससे कि चुनाव में उनको मुस्लिम धर्म का समर्थन मिल जाए। शाहबानो को आखिरकार साल 2001 में न्याय मिल गया था, मगर यह केस देश के लोगों को जगाने में सफल हो गया था। इस केस पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी सरकार को समान नागरिक कानून लागू करने के लिए कहा था और उसके बाद भी सरकार ने अपने एक बड़े वोट बैंक को साधने के प्रयास में इस तरफ ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। शाहबानो केस के बाद सरला मुद्गल केस में भी फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यूसीसी पर विचार करने के लिए कहा था, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग अपने और दूसरे धर्म के पर्सनल लॉ का फायदा गलत तरीके से उठा रहे थे, जिससे देश की सामाजिक व्यवस्था खराब हो रही थी। सरला मुद्गल केस में दरअसल एक हिंदू पुरुष धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म सिर्फ इसलिए अपनाना चाहता था क्योंकि इसके जरिए वो मुस्लिम बनकर 4 शादियां करने के लिए आजाद था। आगे सायरा बानो 3 तलाक केस में भी इस मुद्दे पर कोर्ट ने सरकार को सोचने के लिए कहा और यह जाहिर किया था कि देश को अब एक समान कानून संहिता की जरूरत है। बीजेपी सरकार ने इसके बाद देश में 3 तलाक को खत्म करने का फैसला किया और अपने घोषणा पत्र के जरिए यह भी तय कर दिया था कि राम मंदिर बनाने और धारा 370 हटाने के बाद उनका तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी कानून लाना ही रहेगा। हाल ही में जब उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार आई तो उनका सबसे पहला मुद्दा यही था कि अपने राज्य में यूसीसी लागू करेंगे और अपनी बात को पूरा करते हुए उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी लागू हो गया है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो ये बात सामने आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आधार सिर्फ धर्म पर टिका हुआ नहीं है और न ही ये कानून किसी विशेष समूह को अपर हैंड देने की कोशिश करता है। इस कानून के तहत एक देश को अपना एक कानून देने की बात कही जाती है, जिसमें सभी धर्मों की कुछ अच्छी बातों को लेकर एक सामूहिक नियमावली पूरे देश के लिए लागू की जाती है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर लागू की जाएगी, जिससे महिलाओं और अल्पसंख्यकों को अपने पर्सनल लॉ के कारण होने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि संविधान के अनुसार यूसीसी पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं है, यानी कि इसके तहत अलग अलग राज्य अपने हिसाब से लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट और बहुत से बुद्धिजीवी भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को समय समय पर जरूरी बताते रहे हैं, मगर एक सवाल है जो इन सभी तथ्यों और कहानियों के बाद सामने आता है कि क्या हमारा देश इस कानून के लिए तैयार है? क्या वो स्थिति अब तैयार हो गई है जिसका इंतजार भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, जब उनके हिसाब से यह कानून पारित हो जाना चाहिए था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जिस रास्ते में हैं? और क्या यह कानून सच में देश के लिए जरूरी भी है या ये कानून सिर्फ वोट बटोरने के लिए एक एजेंडा भरी है? तो सबसे पहले अगर बात करें भारत तैयार है या नहीं, तो इस पर अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि भारत में अब इस कानून के लिए सही समय है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि आज भी भारत में अपनी संस्कृति और धार्मिक रिवाजों में बदलाव पर नाराज होने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि इस कानून से देश की एकता पर खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मगर जो लोग यह सब कुछ मान रहे हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि देश में अभी भी वो माहौल तैयार करना मुश्किल है जिसमें यह कानून पारित किया जाना चाहिए। मगर एक बात यह भी है कि अगर कुछ पक्षों को इस कानून का सही दायरा और मतलब के साथ साथ बाकी कुछ जरूरी बातें समझाई जा सकती हैं और इस कानून को लेकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड ज्ञान से अगर कुछ लोगों को अलग बैठाकर सब कुछ समझा दिया जाए तो इस कानून को लागू करने में कोई रोड़ा नहीं है और यह काम आज की तकनीकी दुनिया में पहले से बहुत ज्यादा आसान है। इस कानून को लागू करने में सबसे पहले मुश्किल मुस्लिम पक्ष को राजी करना है, जो अपने शरिया कानून को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। उनको यह समझना जरूरी है कि यह कानून लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का हक और सही उम्र में निकाह करने का हक मिल जाएगा और साथ ही तलाक के बाद उनका जीवन गलत तरीके से प्रभावित ना हो, इसके लिए भी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। यानी कि मुस्लिम महिलाओं से लेकर अल्पसंख्यकों के नजरिए से और एक धर्म के तौर पर यह कानून किसी भी तरह से उनके खिलाफ नहीं है। इन सब बातों पर मुस्लिम पक्ष को राजी करना जरूरी है, जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुश्किल लग रहा है। दूसरी मुश्किल ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इस कानून को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि इस हिस्से में बड़ी आबादी आदिवासियों और अलग अलग छोटे समुदायों की है, लेकिन उनका डर भी सही नहीं है।
आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन इस कानून में नहीं होता है। हालांकि ये मुमकिन है कि सिविल मामलों में समानता से आदिवासी लोगों को मुख्य धड़े में लाना आसान हो सकता है, जो इन लोगों के लिए जरूरी है। आज समान नागरिक संहिता भारत देश के लिए सही मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि इससे जुडिशियल सिस्टम में धार्मिक मामलों के केस में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इस तरह के मामलों में एक सही और सटीक फैसले लिए जा सकेंगे। एक बड़े देश को अपने समान नियम, कानून और अधिकार मिल जाएंगे। सरकार के लिए योजनाएं और कार्यक्रम आयोजित करना भी आसान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इससे महिलाओं को और अल्पसंख्यकों का जीवन यापन आसान हो जाएगा, जिस देश के सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस कानून के तहत महिलाओं के विवाह की उम्र भी सभी धर्मों में समान करने की कोशिश होगी, जिससे महिलाओं को भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने का मौका मिल जाए। अल्पसंख्यकों के लिए भी नियमावली बहुसंख्यकों के समान होगी और उनको समान अधिकार हासिल होंगे। इस तरह से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत को आज इस नियम की सबसे ज्यादा जरूरत है और यह देश सामाजिक तौर पर इस नियम के जरिए मजबूत बन सकता है। आज दुनिया में अमेरिका से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान तक कई देशों में यूसीसी का कानून तैयार है, मगर भारत में इस कानून को कुछ लोग संविधान के खिलाफ मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि इस देश में क्रिमिनल लॉज भी जब अलग अलग होकर इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं तो फिर सिविल लॉ को बदलने की क्या जरूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत जैसे डाइवर्स देश में एक कानून सब पर थोपना गलत है और इन्हीं वजहों के चलते भारत में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन और अलग अलग धर्मों की कानूनी प्रक्रिया अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ही चलती आ रही है। ये कुछ विचार उन लोगों के हैं जो इस कानून के खिलाफ खड़े होते हैं। इस कानून को समर्थन देने वाले कुछ विचार और लोगों के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आप किस तरह इस कानून को देखते हैं और कौन सी तरफ से हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।